मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के सभी दर्शकों को मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार नमस्कार करते हुए आप सभी का एक बार पुनः मैं मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत से ज्योतिष के जो जिज्ञासु हैं उन्होंने प्रश्न किया था, साथ साथ जो लोग ज्योतिष अभी सीख रहे हैं, कुंडली बनाने की प्रक्रिया अभी प्रारंभ किए हैं, उन्होंने यह मांग की थी कि जन्म पत्रिका को कैसे भरें। जैसे आप जानते हैं जन्म पत्रिका कई प्रकार की होती है। पहले तो लपेटने वाली पत्रिकाएं बना करती थीं जो कुंडली के रूप में लपेटने वाले होती थी पुराने जमाने में। फिर समय बदलने के साथ साथ प्रारूप बदला और आज जो जन्म पत्रिका आती है इस तरह से पुस्तक के रूप में आती है। तो एक समान जन्म पत्रिका होती है जिसमें बहुत कम डाटा होते हैं और जो फलादेश के भी पेज बहुत कम होते हैं, और एक पत्रिका होती है षड्वर्गीय होती है जिसमें कई चक्र बनते हैं, और सबसे अच्छी जो जन्म पत्रिका मानी जाती है वह सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका होती है। तो सामान्य जन्म पत्रिका से लेकर के सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका तक डाटा जो उसमें भरा जाएगा वह कैसे भरें, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। इससे न केवल ज्योतिष सीखने वाले लोगों को लाभ होगा, बल्कि जो लोग जन्म पत्रिका अपनी बनवाएंगे वे लोग भी यह जान सकते हैं कि पंडित जी ने या ज्योतिषी जी ने जो हमारी बच्चे जन्म पत्रिका बनाई है, जो हमारी जन्म पत्रिका बनाई है, उसमें उन्होंने क्या क्या भरा है और कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें हम भविष्य में बार बार खोल कर देख सकते हैं या उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जानकारी दोनों प्रकार के लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो जन्म पत्रिका कैसे भरें ये महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जन्म पत्रिका भरने के लिए दो प्रकार से काम किया जाता है। कुछ लोग स्वयं गणित करके जो शताब्दी पंचांग रखते हैं या 10 वर्षीय पंचांग रखते हैं, तो बच्चे का जब जन्म का तारीख सन महीना लेते हैं, बुलाने का नाम लेते हैं, जन्म का समय लेते हैं और साथ साथ जन्म स्थान लेते हैं। ये तीनों डाटा लेने के बाद गणित करके या तो पंचांग से गणित करके सारी चीज़ें निकालते हैं, नक्षत्र निकालते हैं, योग करण आदि सारी जो चीज़ें डाटा भरनी होती हैं, महादशा तक सब कुछ निकाल करके कुंडली बनाते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जो लैपटॉप से, कंप्यूटर से या मोबाइल पर ही विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ऐप के माध्यम से जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालने पे जो डेटा निकलता है उस डेटा को कुंडली में भर देते हैं। तो चाहे गणित करके कोई कुंडली लिखना चाहे या सॉफ्टवेयर के माध्यम से यदि डेटा लिखना चाहे, तो डेटा तो जो होंगे वह दोनों लिखने का तरीका एक ही होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि या तो आप सॉफ्टवेयर से निकाल रहे हैं या गणित करके निकाल रहे हैं, तो जन्म पत्रिका के जो विभिन्न भाग होंगे, जन्म पत्रिका में जो भरने के जो विभिन्न बिंदु होंगे उन्हें कैसे भरें कि त्रुटि रहित हो, कोई त्रुटि न हो, आप उसको अच्छे से भर सकें, ताकि जिसकी कुंडली आप बना रहे हैं कोई उसमें त्रुटि न हो और जो बनवा रहा है उसका संपूर्ण लाभ उसको प्राप्त हो सके। तो आज हम आप लोगों को सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका, षड्वर्गीय जन्म पत्रिका या सामान्य जन्म पत्रिका, तीनों प्रकार की जन्म पत्रिकाएं किस प्रकार से भरी जाएं इसकी संपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे। आइए देखते हैं जन्म पत्रिका कैसे भरें। सबसे पहले ये हमारे पास जन्म पत्रिका का एक पेज है। इसमें सबसे ऊपर देखेंगे आपको नाम लिखा होगा। तो देखिए नाम जो है वह दो प्रकार के होते हैं। एक नाम जो होता है वो बच्चे का जो माता पिता की रुचि के अनुसार रखा जाता है वो नाम यहाँ लिखना है, और एक नाम होता है जो राशि पर, जो नक्षत्र में जन्म हुआ बच्चे का उसके आधार पर जो राशि नाम होता है वह आगे आएगा। तो यहाँ पर बच्चे का जो है वह बुलाने का नाम, पुकार नाम से कहते हैं या प्रसिद्ध नाम कहते हैं, वो लिखा जाएगा। उसके नीचे है जन्म तारीख, जिस तारीख में जन्म हुआ है वो लिखना है। एक बात ध्यान रखना है जन्म तारीख लिखने में कि यदि सुबह से सूर्योदय के बाद से लेकर के आधी रात के पहले तक जन्म हुआ है तो जिस तारीख में जन्म है उस तारीख को लिख देना चाहिए। लेकिन यदि किसी बच्चे का जन्म आधी रात के बाद और अगले सूर्योदय से पहले हुआ है तो चूंकि जो है हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार दिन जो है वह सूर्योदय के बाद बदलता है, लेकिन तारीख जो होती है रात में 12 बजे बदल जाती है। इसलिए जैसे मान लीजिए आज तारीख जो है वह, मान लीजिए कि आज तारीख है 29 नवंबर 2020,
यदि किसी बच्चे का जन्म आज आधी रात से पहले हुआ, यानी 11:59 तक किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो 11:59 PM जो हो जाता है, इसको क्या करना है, आपको तारीख वाले कॉलम में 29 लिखना है। लेकिन यदि किसी बच्चे का जन्म 2:20 AM पर हो गया, यानी आधी रात के बाद कोई भी समय हो गया अगले सूर्योदय तक के पहले से, तो क्या करें, वहां पर तारीख तो 30 हो जाएगी। कभी कभी लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न होता है कि ये 30 नवंबर लिखा हुआ है, लेकिन दिन जो है वह रविवार ही लिखा हुआ है, क्योंकि दिन तो बदलेगा, अगले सूर्योदय के बाद बदलेगा, तो भ्रम में पड़ जाते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप लिख दें 29/30 नवंबर लिख दें, तो उसमें ये हो जाएगा कि 2:20 पर जन्म हुआ है और 29 की आधी रात के बाद ये 30 तारीख को जन्म हुआ है और 2:20 पर जन्म हुआ है। इससे एकदम परफेक्ट आदमी को जानकारी हो जाएगी, कोई गलती नहीं होगी कुंडली बनाने के समय में। नहीं तो कभी कभी एक दिन आगे की कुंडली बन जाती है या पीछे कुंडली बन जाती है। इसके बाद लिखेंगे मास, जो महीने का महीना है, जैसे नवंबर है तो नवंबर लिख देंगे, सन है तो सन 2020 लिख देंगे। फिर वार, जिस दिन का जन्म हुआ है तो वार, जैसे रविवार, सोमवार जो भी है लिख देंगे। इसके बाद आता है एक कॉलम, वह है स्टैंडर्ड टाइम। टाइम दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम होता है और एक लोकल टाइम होता है। तो जो कुंडली में से पहले लिखा रहेगा जन्म समय स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम कौन सा है, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ है, जो आपकी घड़ी जो चल रही है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म 2:20 पर हुआ है, तो 2:20 AM जो है वो वहां पर लिखा जाएगा, 2:20 लिखा जाएगा। और वहां पर एक कॉलम आएगा दिवा रात्रु, मान दिन में जन्म हुआ या रात्र में जन्म हुआ। यदि दिन में जन्म हुआ तो दिवा को टिक कर दें, आगे दिवा लिख दें। अगर रात्र में जन्म हुआ है तो रात्रु टिक कर दें और यहाँ पर रात्रि लिख देना चाहिए। इसके बाद आता है स्थानीय जन्म समय। स्थानीय जन्म समय कैसे निकालते हैं, आप सभी जानते हैं कि इंडिया का जो रेखांश है वो 82-30 पर है। इससे ज्यादा जैसे किसी जो है स्थान के, क्योंकि इंडिया के हर राज्य का और हर जिले का अलग अलग अक्षांश और रेखांश होता है। तो जहां का रेखांश इससे 82-30 से ज्यादा होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर 85-30 है, तो इसमें क्या करेंगे, 85-30 में जब 82-30 घटाएंगे तो आएगा 3, ये 3 आएगा, 3 डिग्री आएगी और 1 डिग्री पर 4 मिनट होता है, अर्थात 12 मिनट का जो है वह जन्म समय में अंतर हो जाएगा। और बेलांतर संस्कार भी जो है पंचांग देखकर करना पड़ता है। तो बेलांतर संस्कार में प्लस या माइनस होता है, तो जो मिनट होते हैं वह जोड़ करके फिर वह निकालते हैं कैसे जो है वह जन्म का समय, स्थानीय जन्म समय कैसा है। तो स्थानीय जन्म के समय के बारे में आने वाले वीडियो में आपको कैसे निकालना है, लोकल टाइम को स्टैंडर्ड टाइम में, स्टैंडर्ड टाइम में लोकल टाइम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। हम केवल यहाँ संक्षिप्त बताए हैं। जैसे मान लीजिए 12 मिनट यदि प्लस हो गया तो इसमें 12 जोड़ देंगे, 2:32 AM जो है वह स्थानीय जन्म समय हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि लोकल टाइम जो होगा वह या तो आप ऐप में देख करके भी लिख सकते हैं जो लोकल टाइम आ रहा है, या गणित करके भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है सूर्योदय। कितने बजे सूर्योदय हुआ, सूर्योदय का समय दिया रहता है, पंचांग में देख करके लिखें। उसके बाद रहता है अक्षांश और रेखांश। जहां जन्म हुआ है वहां का जो है वह अक्षांश और रेखांश जो है वह देख करके लिखा जाता है। जैसे 82-30 जहां लिया गया वहां 26-45 का अक्षांश आता है। तो जैसे ही पश्चिम और पूर्व में जाने पर जो है वह रेखांश जो है वह प्लस माइनस होता है। तो जब प्लस माइनस जो भी आ रहा है, जैसे वो पंचांग में भी या तमाम पुस्तकों में हर जिले का अलग अलग अक्षांश और रेखांश दिया रहता है। तो जो भी अक्षांश हो लिख दें और रेखांश हो उसको लिख दें। रेखांश को देशांतर भी कहते हैं, वो लिख सकते हैं। उसके बाद कॉलम आता है जन्म स्थान। जिस स्थान में जन्म हुआ है तो हर जिले का जन्म स्थान लिखना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे स्थानों का जो है वह डेटा आपको पंचांग में या सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता है। उसके बाद आता है पंचांगानुसारेण। कौन से पंचांग के अनुसार आप बना रहे हैं कुंडली, वो लिखना है। यदि आप शताब्दी पंचांग से बना रहे हैं, शताब्दी पंचांग लिख दीजिए। आर्यभट्ट से, NC लाहिड़ी से, जिससे भी आप बना रहे हैं, पंचांग का नाम लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर कॉलम आता है संवत। संवत क्या होता है कि जो विक्रम संवत, विक्रमादित्य के समय से जो प्रारंभ हुआ समय की गणना, वह विक्रम संवत होता है। और जो ईस्वी सन हमारा जो होता है, जैसे 2020 चल रहा है, ये ईस्वी सन जो होता है वह, उसमें ये 57 जब जोड़ देते हैं तो संवत आ जाता है। और संवत अगर लिखा हुआ है तो 57 घटा देंगे तो सन आ जाएगा। जैसे अभी 2020 जो है वह सन चल रहा है, 2020 में 57 जोड़ेंगे तो 2077 आएगा। अभी 2077 संवत चल रहा है तो संवत में वो लिख देंगे। उसके बाद आगे आता है साके। पंचांग में देखें
साके जो लिखा रहता है, शक संबद्ध जो होता है जिसको, वो लिख दें। उसके बाद आता है अयने, कौन से अयन में जन्म हुआ है। अयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सौम्य अयन होता है, सौम्य अयन होता है जिसको उत्तर भी कहते हैं, उत्तर अयन कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन दो चीजें होती हैं। वो जब दक्षिणायन में जब सूर्य रहते हैं उस समय दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, और जब उत्तरायण में जब सूर्य जाते हैं तो उसमें क्रमशः दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं। तो सौम्य या उत्तर दोनों एक लिख सकते हैं, सौम्य अयन या उत्तरायण लिख सकते हैं। और दूसरा जो अयन होता है वह है याम्य, याम्य मतलब होता है दक्षिण, तो उसको याम्य अयन लिख सकते हैं या दक्षिण अयन लिख सकते हैं। माने सूर्य दक्षिणायन में है या उत्तरायण में है, इसकी जानकारी यहाँ दी जाती है। इसके बाद आते हैं गोलावलंबिते, सूर्य कौन से गोल में है, माने उत्तर गोल में है या दक्षिण गोल में है, वही सौम्य गोल में है या याम्य गोल में है, जो भी है वहां लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अतः ऋतु, कौन सी ऋतु में जन्म हुआ है। जैसे आप जानते हैं गर्मी, जाड़ा, बरसात 3 मौसम होते हैं, तो ऋतुएं 6 होती हैं। जब शीत ऋतु चल रही है तो शीत ऋतु है, बसंत ऋतु है, जो भी ऋतु है उसकी वहां पर आपको लिख देना है। उसके बाद आता है मासोत्तमे मासे, कौन सा महीना चल रहा है, महीना लिखना रहता है। जैसे अभी कार्तिक महीना चल रहा है तो आप लिख देंगे वहां पर कार्तिक मासे। और पक्ष, इसके बाद आता है कौन से पक्ष में अभी चल रहा है। जैसे मान लीजिए शुक्ल पक्ष है तो आप लिख देंगे शुक्ल पक्ष है, जहाँ पक्ष है वहां पर शुक्ल लिख देंगे। उसके बाद बढ़ते हैं तो तिथु आता है। तो देखिए यहाँ ध्यान देना है कि तिथि सूर्योदय के समय मान लीजिए तिथि कोई दूसरी है, और कुछ समय के बाद जब बच्चे का जन्म हुआ उसके पहले तिथि बदल गई, तो तिथि यदि बदल गई तो जो तिथि में जन्म हुआ वह तिथि लिखना है, पहले की तिथि नहीं लिखनी है। जैसे इसमें मान लीजिए कि अगर आगे जो है आप बता सकते हैं तिथि कब तक है तो जरूर लिखना है। जैसे आप मान लीजिए इसमें लिखा तिथु, जैसे आज मान लीजिए दिन में थी चतुर्दशी तिथि थी, चतुर्दशी थी तो उसमें लिख देना, आपको चतुर्दशी लिख देना है। तो चतुर्दशी तिथि का मान जो पंचांग में दिया होगा वो आपको लिखना है घटी पला, कब किस घटी कितने पला तक जो है वह चतुर्दशी थी। मान लीजिए कि चतुर्दशी 50-25 तक थी, तो 50-25 जो है अगर इष्टकाल से कम, यदि इष्टकाल यदि 50-25 से ज्यादा है तो समझिए कि तिथि जो है वह जो पूर्णिमा आ गई। लेकिन अगर इससे कम है तो चतुर्दशी तिथि लिखेंगे, आगे जो यहाँ पर घटी पर लिखा है वो 50-25 लिख देंगे। उसके बाद लिखा परम जन्म तिथु, परम कब लिखेंगे, पूर्व और परम दोनों चीजें होती हैं। पूर्व कब होगा, जब इष्टकाल 50-25 से कम आएगा तो आपको पूर्व लिखना रहेगा। और यदि इष्टकाल मान लीजिए कि 56-40 हो गया है, यदि 56-40 जो इष्टकाल हो गया तो यानी 50-25 से ज्यादा हो गया, जब ज्यादा हो जाएगा तो तिथि ये बदल गई, जन्म के समय क्या हो गई, पूर्णिमा तिथि हो गई। तो जब पूर्णिमा तिथि हो गई है तो वहां पर क्या लिखेंगे, परम लिखेंगे। और परम के बाद लिखा है जन्म तिथु, तो परम के बाद यहां लिख देंगे पूर्णिमा जन्म तिथु। और यदि उसके पहले जन्म हुआ है तो परम को हटा नहीं लिखेंगे और वहां आगे का डैश कर देंगे। उसके बाद आता है वासरे, कौन से दिन में जो है बच्चे का जन्म हुआ है वह वासरे लिख देंगे। मैं रवि वासरे, सोमवासरे, भौमवासरे जो भी है लिख देंगे। उसके बाद आता है नक्षत्रे, बच्चे का जन्म देखेंगे आप जब निकालते हैं, नक्षत्र निकालते हैं और नक्षत्र का जो है वह आप निकालते हैं, कौन सा नक्षत्र में जन्म हुआ है वो आप निकालते हैं। तो उसमें देखेंगे लिखा है नक्षत्रे घट्टे पलानी, मतलब मान लीजिए देखिए कौन सा नक्षत्र में जन्म हुआ है। अगर मान लीजिए कि अश्विनी नक्षत्र में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो लिख देंगे अश्विनी लिख देंगे, ये जन्म नक्षत्र अश्विनी हो गया। लेकिन अश्विनी का मान उसमें पंचांग में लिखा रहेगा। मान लीजिए अश्विनी के आगे लिखा है 24-20 लिखा है, अर्थात 24 घटी 20 पल तक अश्विनी उस दिन रहेगी। उसके बाद अगली नक्षत्र आती है भरणी, भरणी लग जाएगी। तो इसमें लिखा है कि नक्षत्रे घटे पलानी। अब मान लीजिए नक्षत्र जो अगर 24-20 इष्टकाल से अगर पहले जन्म हुआ है, माने इससे पहले अश्विनी बीतने के पहले जन्म हुआ है, तो वहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, अश्विनी लिखना पड़ेगा और 24-20 लिखना पड़ेगा और आगे लिख देंगे पलानी, जो परम है वहां उसके आगे कुछ नहीं लिखना है। तो लेकिन यदि मान लीजिए कि जन्म का जो समय आया, इष्टकाल जो आया है वो 26-40 मान लीजिए आ गया है, तो मतलब 24-20 तक ही अश्विनी थी, अश्विनी खत्म हो गई जब जन्म हुआ तो आ गई कौन सी नक्षत्र आ गई, अश्विनी के बाद कौन सी आ गई, भरणी आ गई। ये अश्विनी जो है गत नक्षत्र हो गई, बीती हुई नक्षत्र हो गई, और ये भरणी हो गई वो वर्तमान नक्षत्र हो गई। तो ये चूंकि 24-20 पर खत्म हो चुका है और 26-40 हो चुका है तो भरणी नक्षत्र आ गई है। अब लिखेंगे अश्विनी
नक्षत्र लिखेंगे 24 20 लिखेंगे, उसके आगे लिखा है परम, परम मान इसके बाद, परम मान इसके बाद कौन सी आ गई भरणी, तो वहां लिखनी है भरणी, लिखना है भरणी जन्म नक्षत्रे। उसके बाद आएगा योगे। अब कौन से योग, मान लीजिए कि अगर किसी का जन्म जो है वह विश्वकुंभ योग में हुआ है, ये युग जो है वह पहला जो है वह योग होता है, मान लीजिए कि ये पहले योग में विश्वकुंभ योग में किसी का जन्म हुआ है, तो वहां लिख देंगे मान लीजिए विश्वकुंभ योगे लिख देंगे। अब उसमें वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, वहां पर लिखा है घटी पल, तो विश्वकुंभ का जो भी घटी पल रहेगा, मान लीजिए 13-26 है, 13-26 लिख दिए। अगर 13-26 से पहले जन्म हुआ है तो विश्वकुंभ ही रहेगा, और अगर इसके बाद जन्म हुआ है तो अगला योग आएगा और वहां पर लिख देंगे परम, ये जन्म योग, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद नक्षत्र के बाद योग, योग के बाद आता है करण आता है, तो करण में लिखा तात्कालिक करणे, एक ही दिन में 2 करण भोग करते हैं। तो जन्म सूर्योदय के समय जो करण होगा देख लीजिए वो कब तक है, और जो इष्टकाल आया है अगर उससे ज्यादा है तो अगला वाला करण ले लीजिए। तो इसमें लिखा तात्कालिक करणे, तो उस समय जो भी करण हो, बव हो, बालव हो, कौलव हो, जो भी करण हो वहां पर लिख देना है करणे। और करणे के बाद अब आते हैं महत्वपूर्ण चीज जो आती है, वो आती है नक्षत्र का जो है वह भाग। नक्षत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। नक्षत्र क्या आएगा, अब देखना पड़ेगा आपको कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है। मान लीजिए कि अगर अश्विनी में जन्म हुआ है तो अश्विनी जन्म जो नक्षत्र होती है उसका एक पूरा मान होता है। नक्षत्र के 2-3 चीजें महत्वपूर्ण नक्षत्र में होती हैं। नक्षत्र का जो है ये जो मान होता है, एक होता है भयात और एक होता है भवभोग। भयात मतलब होता है, यात मतलब बीता हुआ, इसका मतलब होता है नक्षत्र का बीता हुआ भाग। इसको जो है वह एक और नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं गतरक्ष घट्यादि, मतलब जो है वह नक्षत्र की बीती हुई घटी, नक्षत्र का बीता हुआ समय। और दूसरा आता है वो होता भवभोग, भवभोग का मतलब होता है सर्वक्ष घट्यादि, सर्वक्ष मतलब पूरा भाग, नक्षत्र का पूरा भाग। तो एक गतरक्ष होता है, एक सर्वक्ष होता है। मान लीजिए अश्विनी का नक्षत्र का मान आया है, भवभोग माने पूरा मान आया है 62-49, और ये मान लीजिए भयात आया है 14-45। अब इसमें क्या है, अश्विनी जिसमें जन्म हुआ है उस नक्षत्र का पूरा मान क्या था 62-49 था। तो जब उसमें जब भवभोग जहां लिखा है वो लिखना होगा, भवभोग में आप लिख देंगे 62-49 लिख देंगे। फिर इसमें लिखा हुआ भयात, भयात मतलब बीता हुआ, बीता हुआ कितना है 14-45 है, तो भयात में आप लिख देंगे 14-45 लिख देंगे। लेकिन कहीं कहीं ऐसे ये भी लिखा रहता है कि बचा हुआ कितना है, बचा हुआ कितना है, तो क्या करेंगे यहाँ से इस माइनस कर देंगे, 9 में से 5 या 4, 4 में 4 या 0, और इसमें 12 में से 4 जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 5 में से या 4 हो जाएगा, माने 48-4 जो है वह बचा हुआ है। तो 48-4 जो बचा हुआ भाग है नक्षत्र का, उसी पर सारी गणना आगे कैलकुलेशन आती है। तो उसको वहां पर जो है 48-4 जो है नोट कर देना चाहिए। इसके बाद आता है दिनमान। दिनमान कितना है, दिनमान क्या होता है कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच का जो समय होता है उसी को 2.5 गुना करने पर घटी पल में दिनमान आ जाता है। मान लीजिए कि सूर्योदय हुआ 5:20 पर और सूर्यास्त जो है वह शाम को हुआ 5:50 पर सूर्यास्त हुआ। तो ये 5:50 जो सूर्यास्त का समय है, आसान करने के लिए क्या करते हैं, इसको रेलवे टाइम बनाते हैं। तो रेलवे टाइम बनाने के लिए 12 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 17:50 हो जाएगा। 17:50 आ गया। अब 5:20 जो है वह सूर्योदय का समय है, इसको घटा दीजिए, 5:20 घटा देंगे तो आ जाएगा 30, इधर आ जाएगा 12 घंटा 30 मिनट। ये हो गया आपका दिन का पूरा मान हो गया। अब आप लोग जानते हैं और अगले वीडियो में आप इसके बारे में ज्योतिष की गणित कैसे करते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो 2.5 का गुना करना पड़ता है, तो 12 में 2.5 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 30 घटी आ जाएगा। और जब 30 ये जो है मिनट है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो ये हो जाएगा 75, ये 75 मिनट हो जाएगा। और 75 मिनट में जब 60 का भाग देंगे तो घंटा बनेगा, मतलब 60 भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो एक यहाँ जोड़ देंगे और बचेगा कितना 15 मिनट, माने 1 मिनट और 1 15 ये जुड़ जाएगा। मतलब ये 31 और 15 ये आपका 31-15 जो हो जाएगा वह इष्टकाल दिनमान हो जाएगा, दिन का मान। तो दिनमान वैसे आपको लिखा रहता है, दिनमान लिख देंगे। उसके बाद रात्रिमान आता है, तो रात्रिमान क्या कैसे आएगा, दिन और रात दोनों मिला करके 60 घटी होती है। 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 2.5 घटी होती है, 24 ढाइयाँ 60 होता है। तो जो दिनमान होता है
अहोरात्र, इसको बोलते हैं अहोरात्र, मतलब दिन और रात का समय मिलाकर के जो समय होता है 24 घंटे का, वह जब ज्योतिष में देखते हैं तो उसको 60 घटी आता है। ज्योतिष में जो है घटी पल विपल लिखते हैं, तो 60 में से जब 31-15 घटा देंगे, ये जो है दिन का मान है, 31-15 घटाएंगे तो यहाँ पर जब यहाँ उधार लेंगे, यहाँ से घटेगा नहीं तो उधार लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 60 ही आ जाएगा, क्योंकि ये जो है वह घटी है और ये है पल। तो एक घटी में कितना होता है, 60 पल होता था, 60 यहाँ आ जाएगा। 60 में से जब 15 घटाएंगे तो 0, तो यहाँ पर जो है वह आ जाएगा 45 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 1 हो जाएगा 8, और यहाँ 5 बचेगा, 5 में 2 जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माने 28-45 आपका जो हो गया वो हो गया रात्रिमान, और ये 31-15 हो गया वह दिनमान। तो वहां पर लिखना पड़ेगा दिनमान कितना है और रात्रिमान कितना है। इसके बाद आता है सूर्य की कौन सी संक्रांति है। तो आप लोग जानते हैं कि सूर्य एक महीने एक राशि पर रहता है, और सूर्य की संक्रांति हर महीने के 14, 15 या 16 तारीख में बदलती है। जैसे आप लोग मकर संक्रांति का नाम सुने होंगे, माने सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं तो मकर संक्रांति आ जाती है, मेष में जाते तो मेष संक्रांति, सतुआ संक्रांति आ जाती है। ऐसे इस समय सूर्य वृश्चिक राशि पर चल रहे हैं, तो क्या होगा, वृश्चिक संक्रांति होगी। तो संक्रांति सूर्य के बाद लिखा संक्रांति, संक्रांति कौन सी है, वृश्चिक है, तो वहां पर आप लिख दीजिए वृश्चिक, वृश्चिक संक्रांति लिख दीजिए। उसमें लिखा है गतांशा, माने कितना अंश सूर्य का बीता हुआ है। तो सूर्योदय के समय किसी भी तारीख में सूर्योदय के समय सूर्य की कितनी गति होती है वह लिखा रहता है। तो जो भी वहां लिखा हुआ होगा, मान लीजिए सूर्य का जो है वृश्चिक राशि पर है, मान लीजिए कि 7, 16, 20, 25 लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि सूर्य 7 राशि को पार कर लिए हैं। 7वीं राशि कौन सी होती है, तुला, तुला को पार करके वृश्चिक में गए हैं। तो जब सूर्य स्पष्ट लिखते हैं, जैसे 7, 16, 20, 25 लिख रहे हैं, तो 7 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वृश्चिक राशि आ गई है, 16, 20, 25 लिखना है। तो वहां पर जो लिखा रहेगा अंश कला विकला लिखा है, तो अंश जो हो जाएगा वह 16 अंश हो जाएगा, क्योंकि ज्योतिष की में जो ग्रहों की गति होती है वह होती है राशि, अंश, कला और विकला। तो इसमें जो राशि कितनी हो गई 7, मैंने 7 को पार कर लिए हैं। अंश कितना है, सूर्य का 16 है, कला कितना 20 है, और विकला कितना है 25 है। तो वहां पर आपको जो कला विकला लिखा हुआ, अंश कला विकला लिखा है, अंश के आगे लिखेंगे 16, कला के लिखेंगे 20 और विकला के लिखेंगे 25। इस प्रकार से आप लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। तथा सूर्योदयादिष्टम, सूर्योदयादिष्टम क्या होता है, इष्टकाल होता है। इष्टकाल को ही बोलते हैं सूर्योदयादिष्ट घट्यादि, सूर्योदयादिष्ट बोलते हैं। इसका मतलब क्या, सूर्योदय, सूर्योदय धन इष्ट बराबर सूर्योदयादिष्ट, माने सूर्योदय से इष्ट जो समय जिसमें बच्चे का जन्म हुआ वही आपका इष्ट काल है। सूर्योदय मान लीजिए 5:25 पर हो गया, बच्चे का जन्म दिन में 12:40 हुआ, तो 5:25 से लेकर 12:40 तक का जो समय है, 12:40 तो आपका इष्ट काल हो गया। अब वो क्या होता है कि 12:40 बच्चे का जन्म हुआ है और सूर्योदय हुआ 5:25 पर, तो क्या करेंगे, जन्म समय निकालने के लिए इसमें से घटा देंगे, तो 40 में 25 जाएगा, हो जाएगा 15, और यहाँ 12 में 5 जाएगा, हो जाएगा 7। तो ये 7 घंटा 15 मिनट, सूर्योदय के 7 घंटा 15 मिनट के बाद बच्चे का जन्म हुआ है। लेकिन अब इष्टकाल में जब बदलना होगा तो उसमें मैंने बताया था हमने कि घंटा मिनट को 2.5 से गुणा करने पर घटी पल बन जाता है। तो 7 में जब 2.5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17:30 आ जाएगा। वो 7 17:30 होता है, गणित आगे बताएंगे अगले वीडियो में। तो 7 का हो जाएगा 17:30 हो जाएगा, और 15 का जो है वह आपको 2.5 गुना करना होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 15, फिर लिखिए 15, फिर 7 30। अब यहाँ पर जो जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30, 5 5 10 17 हो जाएगा, और 1 हासिल हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया, 37 30 ये हो गया। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 37 में यहाँ जोड़ देंगे 37 और यहाँ जोड़ देंगे 30, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये इसको हो जाएगा, ये उसको बोलेंगे घटी, इसको बोलेंगे पल, इसको बोलेंगे विपल। तो यहाँ पर जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 7 हो गया। अब यहाँ पर 3 3 6 हो गया, फिर यहाँ हो जाएगा 17 हो गया। अब ये 67 से ज़्यादा है, तो 67 से ज़्यादा होने पर 60 घटाना है। जब 60 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 7, और एक जो यहाँ पर हासिल होगा यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका 18 7 30। ये 18 7 30 जो होगा आपका इष्टकाल हो जाएगा। तो ये जो है जन्म का समय 12:40 था, जन्म सूर्योदय 5:25 था, मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका 18 7 30 आया, ये आपका इष्टकाल है। तो वहां पर लिखना पड़ेगा सूर्योदयादिष्टम, मतलब 18 घटी 7 पल और 30 विपल। बहुत से लोग विपल नहीं लिखते हैं, घटी पल लिखते हैं, घटी पल लिख दीजिए। उसके बाद आएगा ज्ञात, आपको कैसे ज्ञात हुआ, तो उसके बाद लिखाएगा श्रीमान,
किसके पुत्र हैं और किसके पौत्र हैं ये लिखा जाता है। सबसे पहले आएगा दादा का नाम, ग्रैंडफादर का नाम आएगा, या बाबा कहते हैं, जो भी कहते हैं वो नाम आएगा। वहां लिखा आएगा श्रीमान, जैसे मान लीजिए जिसके नाती हैं, जिसके पौत्र हैं, उनका नाम रहेगा। फिर आएगा तस्यात्मजस्य, माने उनके आत्मज, उनके बेटे कौन से हैं उनका नाम आएगा। और जिनका पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है उनका नाम यहाँ रहेगा। तो लिखा रहेगा श्री, मान लीजिए कि यह राजेश है, राजेश महोदया नाम गृहे स्वपाणि गृहीति धर्म भार्यायाम। और धर्म भार्या के नाम चाहे तो लिख सकते हैं, पत्नी का नाम जो है उन्हें बच्चे के माँ का नाम लिख सकते हैं, श्रीमती जो भी हो। उसके बाद आता है कुक्षौ, कुक्षौ शब्द लिखा रहता है। कुक्षौ मतलब होता है कोंख, माने जो है देखिए ज्योतिष की एक विधा है कि बच्चा पेट में है तो बच्चा लड़का है या लड़की है, वो गणना ज्योतिष बताता है। तो उसका क्या होता है कि इसे बच्चों के, जब महिलाओं के बच्चों के पेट में जब बच्चा रहता है तो कभी कभी बच्चा जो है वो रुक जाता है, चलता नहीं है। बच्चे पेट चला करते हैं, माने उनकी गति होती, मूवमेंट होती रहती है। तो दाहिने तरफ यदि टाइट हो जाए, रुक जाए, तो ये लोग ये ज्योतिष ये कहता है कि वह पुत्र होने की संभावना रहती है। बाएं तरफ होता है तो पुत्री संभावना रहती है, और बीच में यदि होता है तो यमल संतान की संभावना रहती है। तो यहाँ पर कुक्षौ लिखा जाता है। कुक्षौ मतलब जो होता है वह कौन से कोंख, दाहिने पार्श्व से जन्म हुआ है या बाएं से हुआ है। यदि पुत्र जन्म हुआ है तो आपको लिखना होगा दक्षिण कुक्षौ लिखना होगा, मतलब जो है वह पुत्र का जन्म है। और यदि पुत्री का जन्म है तो यहाँ लिखा जाता है वाम कुक्षौ लिखा जाता है, माने बाएं अंग, बाएं तरफ से जन्म हुआ है या बाएं तरफ जो बच्ची थी तो वहाँ वाम कुक्षौ लिखा जाता है। तो वो ये लिखा जाएगा यहाँ पर कुक्षौ। उसके बाद लिखा जाएगा, लिखा है रत्न मजी जनत, माने पुत्र होगा तो लिखेंगे पुत्र रत्न मजी जनत, और यदि पुत्री होगा लिखेंगे पुत्री रत्न मजी जनत। इसके बाद आता है होरा शास्त्र। होरा शास्त्र में क्या आएगा, कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ। जैसे मैंने बताया कि आपका नक्षत्र कौन सा आया था, मान लीजिए अश्विनी में अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो लिख देंगे यहाँ पर अश्विनी नक्षत्रे। अब उसके बाद जो है क्या आता है, यहाँ पर आता है नक्षत्र से चरणानुगतम। अब नक्षत्र का चरण भी होता है। हर नक्षत्र लगभग 60 घटी की होती है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो मान लीजिए कि घटी अगर जो है मान लीजिए 62-25 आई है, अश्विनी का मान लीजिए 62-25 है, अश्विनी का ये सर्वक्ष है, पूरा भवोग है, पूरा मान है। तो उसके बाद मान लीजिए जन्म का समय जो भयात जो है, यानी जो जन्म जो बीत चुका है वो कितना है, मान लीजिए 1640 है। अब 1640 भयात हो गया। अब क्या है देखना कौन से चरण में जन्म हुआ है। तो ये 62-25 जो है वह चारों चरणों का जो, इसमें 4 के भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 15-30, 15.5 लगभग आएगा। मैंने ऐसे पूरा गणित न करना हो तो ऐसे अंदाज लगा लीजिए, मैंने 15 चौके 60 हो जाएगा, 8 चौके 2 हो जाएगा, मैंने 15-30 आ जाएगा। तो 15-30 तक लगभग जन्म होता है, तो पहले चरण में बच्चे का जन्म हुआ है। और यदि उससे आगे आ गया, 1640 हो गया तो आपको ये मान लीजिए कि आपका द्वितीय चरण में बच्चे का जन्म हुआ है। इसी प्रकार से जो भी आता है उसमें भाग दे करके निकाल सकते हैं। तो उसमें हो जाएगा चरणानुगतम, मतलब द्वितीय चरण, यहाँ 1640 हो द्वितीय चरणानुगतम हो गया, या तृतीय में तृतीय लिखेंगे, चतुर्थ में लिखेंगे। फिर आता है अक्षरों पर राशि नाम, कौन से अक्षर पर राशि का नाम आया है। तो हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है और यहाँ पर क्या निकल रहा है, दूसरे चरण में जन्म हुआ है, तो अश्विनी के जो 4 चरण होते हैं, 4 जो अक्षर आती हैं वो आती हैं चू, चे, चो और ला आता है। तो यदि मान लीजिए अश्विनी के पहले चरण में जन्म हुआ होता तो क्या होता, चू अक्षर से राशि का नाम रखते, चाहे लड़का या हो लड़की हो। लेकिन द्वितीय चरण में जन्म आया है इसलिए जो है राशि का नाम लिखेंगे चे अक्षर से। मान लीजिए लड़की का जन्म हुआ तो चेतना लिख सकते हैं, लड़के का जन्म हुआ तो चे से या चय से चैतन्य लिख सकते हैं। इस तरह से कहने का अर्थ यह है कि जिस नक्षत्र जिस चरण में जन्म हुआ होगा उसके आधार पर राशि का नाम होता है। बुलाने का नाम बताया था जो माता पिता के रुचि के अनुसार रखा जाता है, लेकिन जो राशि का नाम होता है वो अक्षरों पर ही रखा जाता है। जो अक्षर का चरण है उसी पर रखा जाएगा। तो मान लीजिए कि दूसरा चरण है तो उसमें चे से लड़के का चैतन्य हो गया, लड़की का चेतना हो, इस तरह से लिखना है। तीसरे में होगा चो लिखेंगे, चौथे में होगा ला या ल लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद आएगा राशि का नाम हो गया, राशि का नाम जैसे मान लीजिए बन लिख दिए। फिर राशि, कौन सी राशि हुई, तो अश्विनी नक्षत्र में किसी जन्म हुआ है तो कौन सी राशि होती है, मेष राशि होती है। तो वहां पर लिख देना है आपको मेष राशि, जो भी राशि हो राशि लिखना है। फिर राशिस, राशि मतलब होता है राशि के मालिक, राशि के स्वामी। तो मेष राशि के मालिक कौन होते हैं, मंगल होते हैं। तो वहां पर मंगल लिख देंगे या भौम लिख देंगे, जो भी होंगे राशि वहां लिखना है। फिर आता है वर्ण,
कौन सा वर्ण है। तो देखेंगे आप जब पंचांग को खोलेंगे, जहां से आप पंचांग में मिलान करते हैं, कुंडली मिलान करते हैं, वर वधू का कितने गुण से बन रहा है, वहां पर आप जब जाएंगे तो वहां देखेंगे ऊपर जो है वह नक्षत्र रहता है, उसका चरण रहता है, और उसके नीचे ही जो है आपको जो है वो लिखा रहता है राशि, कौन से राशि होते हैं, वर्ण भी वही लिखा रहता है। वहां से देख करके वर्ण लिखना है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी वर्ण हो वहां लिख देना है। उसके बाद फिर आता है वश्य, आता है चतुष्पद है, नर है, जो भी है वहां पर आप वश्य देखेंगे, लिखा होगा वश्य लिख देना है। फिर योनि, किस योनि में बच्चे का जन्म हुआ है, मार्जार योनि है, अश्व योनि है, सिंह योनि है, जो भी योनि होगी वहां पर लिखना है। और उसके बाद आता गण आता है। तो 3 गण होते हैं, देव, राक्षस, मनुष्य, 3 गण होते हैं। तो देव में गण है, मनुष्य गण है, राक्षस गण है, वहां पर आपको लिख देना है। नाड़ी कौन सी रहेगी ये लिख देंगे। और ये सब चीजें जो लिखते हैं, और कहड़ा चक्र की चीजें जो लिखते हैं, गण लिखते हैं, नाड़ी लिखते हैं, वर्ण लिखते हैं, ये सारी चीजों का विवाह में जब हम मिलान करते हैं वर कन्या के विवाह का, उसमें इसका उपयोग होता है। साथ साथ व्यापार कार्य में, व्यापार जब किसी के साथ करना चाहें, साझे का व्यवसाय करना चाहें, किसके साथ उचित है किसके साथ उचित नहीं है, इसका जो है निर्णय लिया जाता है। इसके बाद जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर आता है घाती चक्र आता है। मतलब किसी व्यक्ति के लिए कौन से महीने, कौन से दिन, कौन सी तिथियां, कौन से नक्षत्र अच्छे नहीं होते हैं, इसकी यहाँ पर गणना की लिखी जाती है। और इसकी गणना जो है होती है राशि के अनुसार होती है। तो मेष से लेकर के मीन तक जिस राशि में आपका जन्म हुआ है उसके आधार पर देखा जाता है। पंचांग में आप देखेंगे वहाँ पर घाती चक्र लिखा रहता है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मेष राशि में यदि आपका जन्म हुआ है तो मेष राशि के आधार पर कौन सा महीना अच्छा नहीं है, तो जो घातादेह लिखा है तो मासा के पहले जो है, मान लीजिए अगर आश्विन महीना तो आश्विन लिख देंगे। फिर उसके बाद जो आता है तिथि, कौन सी तिथि अच्छी नहीं है, तो 3 तिथियां, जैसे किसी की 5, 9, 15 है, किसी का जो है 3, 10, 13 है। तो जो तिथियां अच्छी नहीं होती हैं वहाँ पर वो तिथि लिख देंगे। और जो तिथियां होती हैं शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों की मानी जाती हैं, और अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़ करके। और ये वार उसके आता है, कौन से वार अच्छा नहीं है व्यक्ति के लिए। मान लीजिए कि शनिवार अच्छा नहीं है तो शनिवार का प्रहर भी आता है, कौन सा प्रहर, जैसे मान लीजिए प्रथम प्रहर अच्छा नहीं है, द्वितीय प्रहर अच्छा नहीं है, वो प्रहर भी लिखा जाता है। उसके बाद आती तिथि आती है, वार हो गया। उसके बाद नक्षत्र होता है, घाती नक्षत्र होता है। तो जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसे कौन सा नक्षत्र इसमें जो होगा घाती चक्र के अनुसार आएगा, रस राशि के अनुसार यहाँ लिखेंगे। जो योग आएगा वो यहाँ लिखेंगे, करण आएगा यहाँ लिखेंगे। उसके बाद कौन सा प्रहर जो है वह, जैसे मान लीजिए शनिवार का प्रथम प्रहर किसी के लिए अच्छा नहीं है तो शनिवार वहाँ लिखें या प्रथम प्रहर लिख देंगे। प्रथम दिन रात मिलाकर के 8 प्रहर होते हैं। तो सूर्योदय से लेकर के 3 घंटे का जो समय होता है वो प्रथम प्रहर का होता है, अगला 3 घंटा द्वितीय प्रहर, इस तरह से आगे जो है वह गिनती होती है। दिन भर में 4 प्रहर होते हैं, रात में 4 प्रहर होते हैं। फिर चंद्रमा होता है, तो मतलब कौन से राशि के वाले लोगों के लिए किस नक्षत्र का चंद्रमा या किस राशि का चंद्रमा अच्छा नहीं है यहाँ पर लिखा जाता है। इसके बाद आता है महादशा कि मतानुसारेण, अधिकतर जो है बिंदु उत्तर वालों की बिंसोत्तरी महादशा होती है। बिंसोत्तरी अगर बना रहे हैं या शुत्तरी बना रहे हैं, जो भी महादशा बना रहे हैं अधिकतर लोग बिंसोत्तरी को ही बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंसोत्तरी मतानुसारेण। फिर लिखा है महादशायाम, कौन सी महादशा में जन्म हुआ है। तो आप जानते 27 नक्षत्र होती है और 9 ग्रह होते हैं। तो हर ग्रह के पास 3 नक्षत्र होती है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो उसका मालिक केतु होता है। तो केतु की जो है मैं आपको बताया था, भयात और भवोग बताया था। भयात भवोग के आधार पर ये निकलेगा। जैसे केतु की दशा, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म हुआ केतु की दशा में हुआ है, केतु की दशा कितने वर्ष की होती है, 7 वर्ष की होती है। तो देखेंगे भयात और भवोग के आधार पर। आगे मैं हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं बताऊंगा कि भयात भवोग के आधार पर किस ग्रह कितने दशा महादशा कैसे निकालते हैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर जानने का यह है कि केतु दशा अगर 7 वर्ष की हुई तो इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है भुक्त दशा होती है, भुक्त माने कितना पहले भोग कर चुके थे, और दूसरी होती है भोग्य, मतलब कितनी दशा अभी बाकी हुई है। मान लीजिए 7 वर्ष दशा किसी की है तो 7 यहाँ लिख देंगे। और यहाँ मान लीजिए किसी का जन्म के पहले 2 वर्ष 4 महीना 16 दिन मान लीजिए पहले बीत चुका है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ 30 में से 16 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14 दिन हो जाएगा। या महीना जो है वह एक यहाँ से आगे गया तो यहाँ 11 महीना बचा है, 11 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा। और यहाँ पर 6 वर्ष बचा, 6 में हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब ये है वर्ष मास दिन है। तो जब दिन में से घटाना होगा तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो यहाँ 30 दिन हो जाएगा। तो 30 दिन में से
16 निकलेगा 14 दिन हो जाएगा। यहाँ पर महीना कितना आ जाएगा 11 है, 11 में से 4 जाएगा 7, क्योंकि 12 आया था, एक निकल गया है तो 11 में 4 7 हो गया। फिर यहाँ 6 बचा, 2 में से 4 हो गया, माने 4 वर्ष 7 महीना 14 दिन। तो इसमें जैसे लिखा है महादशायाम, कौन सी महादशाम जन्म हुआ, केतु लिख दिए। तस्याह वर्षाण, कितने वर्ष हुआ, 7 वर्ष लिख दिए। भुक्त वर्षात लिखा है, भुक्त मतलब कितना जो है भोग कर चुका है, तो वहाँ लिखना है 2 वर्ष 4 महीना 16 दिन। फिर आगे लिखा भोग्य वर्षात, कितना बचा है, तो मैंने 4 वर्ष 7 महीना 14 दिन। इस प्रकार से इस प्रथम वीडियो में, प्रथम खंड में आपको हमने बताया कि नाम से लेकर के और आपको जो है वह विंशोत्तरी महादशा के जो है वह संख्या तक किस प्रकार से लिखें। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो है वह जन्मांक चक्र से लेकर के जो षोडश चक्र जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। ग्रह मैत्री आदि के बारे में, सप्तवर्गीय कोष्ठ के बारे में अगले वीडियोज में बताया जाएगा। और आने वाले एक और खंड में महादशा कैसे लिखते हैं, अंतरदशा कैसे लिखते हैं और कहाँ से लिखते हैं देख करके, और साथ साथ महादशा अंतरदशा का फल कैसे लिखा जाता है, इन सब के बारे में और जितनी भी कुंडलियाँ हो सब के बारे में अगले वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, बड़ा वैसे भी हो गया है, तो ज़्यादा जानकारी आप लोगों को अन्य वीडियोज में दी जाएंगी, ताकि जन्मपत्रिका कैसे भरें इसकी संपूर्ण जानकारी और विधिवत जानकारी, विस्तृत जानकारी आपको मिल सके। तो आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आपको जन्मपत्रिका भरने में बहुत आसानी होगी और जन्मपत्रिका कैसे भरें इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है और आने वाले वीडियोज में भी मिलेगी। तो अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका ज्ञान प्राप्त हो सके और लोग जो वीडियो कुंडली बनवाते हैं उनको भी मालूम चले कि कुंडली में क्या लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है। और साथ साथ जो कुंडली बनाने के जो अभी ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष जो कुंडली लिखना चाहते हैं कैसे लिखें, इसकी पूर्ण जानकारी उनको मिलेगी। तो इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में आपको अलग जानकारियाँ मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।